Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you are watching Ashraj Academy. आज हम लोग वेक्टर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये जो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये पूरा का पूरा वेक्टर्स में इस चीज का यूज होने वाला है, राइट। आगे हम जो भी चीज इस्तेमाल करेंगे वो सब हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का ही यूज करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये टॉपिक का वेटेज इस चैप्टर में सबसे ज्यादा है, राइट। और वेक्टर टॉपिक का वेटेज पूरे के पूरे मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा है। तो फिर इस टॉपिक का वेटेज पूरे के पूरे मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा होंगे, राइट। तो इस टॉपिक को आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के लिए लेके आया हूँ। जैसे कि डेली एक कहानी सुनाता हूँ, वैसे आज भी मैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एक कहानी सुना के आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की फील आ जाए, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है आप लोगों के लिए, वो एग्जाम्पल ये है कि ये जो बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का, यहाँ पे मैंने आपको एक बॉर्डर शो किया है जिसके इस साइड आपका पाकिस्तान है और इस साइड यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। ये एक लड़की है, ठीक है, जो यहाँ पे खड़ी है और इसकी दूरी पाकिस्तान बॉर्डर से 5 किलोमीटर पे, ठीक है। इसको पता है एक बात कि ये अगर 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करती है, 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करती है, तो ये पाकिस्तान की बॉर्डर पे पहुंच जाएगी। और आप लोगों को पता है पाकिस्तान की बॉर्डर पे अगर कोई इंडियंस पहुंचता है तो क्या होता है, राइट। तो हम लोग क्या चाहते हैं या फिर ये क्या चाहती है कि इसको ईस्ट डायरेक्शन में कम से कम डिस्प्लेसमेंट हो। तो यहाँ पे जिस गांव में खड़ी है वहां पे अलग अलग टाइप के लोग आए और इसको सजेशंस दे रहे हैं कि इसको किस किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहिए ताकि ये इस बॉर्डर से सबसे ज्यादा दूर चले जाए, राइट। तो अब देखिए सबसे पहला इंसान आता है और बोलता है एक काम करो, जस्ट डू वन थिंग कि यू डिस्प्लेस 5 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप 5 किलोमीटर डिस्प्लेस कर जाइए, बोल रहे हैं, ठीक है। तो बोली ठीक है भाई, कर जाते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर डिस्प्लेस। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सजेशन इसने नोट कर लिया, सजेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा गांव वाला है, बोला नहीं 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 नहीं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस मत करना, फंस जाओगे। आप एक काम करना, आप नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर डिस्प्लेस कर जाओ। तो इसने बोला ठीक है, ये सजेशन भी मान लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट का सजेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या होता है, तीसरा आदमी आता है, बोलता है कि ये दोनों जो आपको सजेशन दिए पागल है, आप सीधा सीधा वेस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जाइए 5 किलोमीटर, ठीक है। आप क्या कह रही है, वेस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जाइए 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तीसरा सजेशन भी इसने नोट कर लिया। अब ये तीनों सजेशन, ठीक है, सेम डिस्टेंस के हैं, 5 किलोमीटर के, 5 किलोमीटर के, 5 किलोमीटर के, ठीक है, बस डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो इसको बस जज करना है कि उन डायरेक्शन में सबसे फेवरेबल डायरेक्शन कौन सी होगी इस लड़की के लिए, राइट। तो इसको तो वेक्टर्स की नॉलेज थी, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स ने पढ़ रखा था, तो इसने सबसे अच्छा डिसीजन लिया। अब आप होते इसकी जगह तो कौन सा डिसीजन लेते, इसके लिए कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की नॉलेज चाहिए, ठीक है। तब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की नॉलेज कैसे लेंगे हम लोग, देखते अगर ये ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं होना चाहती, राइट, ये टुवर्ड्स ईस्ट नहीं जाना चाहती, क्यों, क्योंकि अगर ये ईस्ट जाएगी, जिस हिसाब से ये ईस्ट जाएगी उतना ही ज्यादा ये बॉर्डर के करीब जाएगी। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो उतना ही ज्यादा बॉर्डर के करीब जाएगी और ये अपनी लाइफ को है वो थ्रेट में डालेगी, राइट। हो सकता है यहाँ पे एक पाकिस्तानी स्नाइपर बैठा हो, राइट। तो ये क्या कर रही है, ये सारे जो वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स इसको मिले, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकता हूँ मैं इसको, कि चेंज इन पोजीशन हो रहा है 5 किलोमीटर का डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था, ये नॉर्थ डायरेक्शन में था, एंड दिस इज टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। अब ये क्या चाहती है कि इन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स में ईस्ट डायरेक्शन में मिनिमल, ठीक है, मिनिमल डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, जिस भी वेक्टर के अलोंग हो रहा है इस डायरेक्शन में मिनिमल डिस्प्लेसमेंट, मैं उस डायरेक्शन में चले जाऊंगी, ठीक है। था तो इस वेक्टर का नाम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इस वेक्टर का नाम नॉर्थ ईस्ट था, पर इसमें कुछ ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा इसका, अरे हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, देखिए। और वो डिस्प्लेसमेंट था इतना। जब ये
जब ये इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस पोजीशन से यहां तक पहुंचती है, ठीक है, पोजीशन नंबर ओ से पोजीशन नंबर ए तक पहुंचती है, तो क्या बोल दूं मैं ऐसा कि इसका डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स ईस्ट इतना हो गया है? अरे हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स ईस्ट इतना, तो इसने कुछ डिस्प्लेस कर गया क्या ईस्ट की तरफ, राइट? दैट इज समथिंग लेस देन 5 किलोमीटर, क्योंकि ये तो 5 किलोमीटर था, तो इट इज समथिंग लेस देन 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर से कम लेकिन डिस्प्लेस हुई है इस डायरेक्शन में। तो ये जिसने सजेशन दिया वो इसका दुश्मन से कम नहीं है, क्योंकि ये टुवर्ड्स बॉर्डर इसको डिस्प्लेस करने का सजेशन दिया। तो इसको पता था, वो ये सजेशन नहीं लेती और आप लोग भी ये सजेशन नहीं लेते, क्योंकि इस नॉर्थ ईस्ट वेक्टर का एक पार्ट है जिसके कारण वो ईस्ट डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस कर गई है। ठीक है, अब देखिए, जब इसने सेकंड सजेशन समझा कि नॉर्थ डायरेक्शन में ये प्लेस होती है, तो सपोज करते हैं ये ओ से इस बी पॉइंट पे पहुंच गई, राइट? ओ से इस बी पॉइंट पे पहुंची और देखी इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसका जो फाइनल डिस्टेंस है बॉर्डर से वो कितना है? अरे उतना ही का उतना मेंटेन्ड है, 5 किलोमीटर मेंटेन्ड, सेम डिस्टेंस 5 किलोमीटर। तो इस इंसान ने ना तो इसका भला किया ना तो इसका बुरा किया, तो ये ना तो दुश्मन था ना तो इसका दोस्त था। ठीक है, कोई नॉर्मल इंसान होगा जो इसको एक सिंपल सजेशन देके चला गया, क्योंकि इसका डिस्टेंस इस पोस्ट से ना तो दूर हुआ ना इसके पास हुआ। दूर अगर जाती इस बॉर्डर से तो इसके लिए अच्छा होता, अगर उसके पास जाती तो इसके लिए बुरा होता। तो ठीक है, इस कंपोनेंट का, राइट, इस डिस्प्लेसमेंट का ईस्ट के अलोंग कोई पार्ट नहीं है, ईस्ट के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं इस वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट से, सेकंड वेक्टर की सजेशन से। अब थर्ड वेक्टर की बात करते हैं हम लोग। देखिए, थर्ड वेक्टर में ये 5 किलोमीटर यहां पहुंच गई क्या? मतलब ये जो इसकी फाइनल पोजीशन थी, ये वाली पोजीशन, इससे अगर मैं बॉर्डर की दूरी की बात करूं तो वो कितना हो गया? इस पॉइंट से बॉर्डर की दूरी टोटल देखिए 10 किलोमीटर हो गई क्या? ठीक है, मतलब ये जो है 10 किलोमीटर, राइट? तो ये तीनों सजेशन में, सजेशन नंबर 1, सजेशन नंबर 2, सजेशन नंबर 3, ये तीनों के तीनों सजेशन में सबसे फेवरेबल सजेशन, सबसे सज्जन पुरुष यही इंसान होगा जो इसने इसको सजेशन किया होगा कि भैया 10 किलोमीटर दूर चले जाओ। टोटल ये बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर चले गई, तो जो जिसने तीसरा सजेशन दिया होगा वो सबसे अच्छा आदमी होगा, राइट? और इस कंपोनेंट का, ठीक है, इस वेक्टर का ईस्ट के अलोंग जो उसका पार्ट है वो सबसे ज्यादा कम है, राइट? तो अब आप यहां से इसको वेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। वेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो पहला वेक्टर था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये वेक्टर की एरो यहां से बनी हुई है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। ये वेक्टर था, इसका कुछ पार्ट था अलोंग ईस्ट, बोलने को लिए तो नॉर्थ ईस्ट वेक्टर था ये, लेकिन इसका कुछ रोल था अलोंग ईस्ट। ठीक है, इस वेक्टर का जो कि नॉर्थ के अलोंग डिस्प्लेस हो रही थी उसका कोई रोल नहीं था अलोंग ईस्ट, और इस वेक्टर का जस्ट रिवर्स रोल था अलोंग ईस्ट। अगर ये 5 किलोमीटर वेस्ट के अलोंग डिस्प्लेस कर रही है तो -5 किलोमीटर अलोंग ईस्ट डिस्प्लेस कर रही है, राइट? मतलब इसका मतलब ये हुआ ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका भी जस्ट रिवर्स रोल था, राइट? इसका कंपोनेंट एक्चुअली ईस्ट के अलोंग नेगेटिव में था, कोई पॉजिटिव कंपोनेंट नहीं था। तो बस यहीं से समझ में आता है कि कोई भी वेक्टर्स, राइट, वेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी होती है, अलग अलग डायरेक्शन पे उसका रोल या फिर उसकी इंफॉर्मेशन अलग अलग हो जाती है, राइट? वेक्टर सी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी इंफॉर्मेशन फ्रेम ऑफ एक्सिस पे डिपेंड करती है, राइट? ये सब जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कोई बताएगा नहीं आपको कि वेक्टर्स जो है स्केलर्स फ्रेम ऑफ एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता। अगर किसी इंसान का मास 50 केजी है, ठीक है, तो वो डिपेंड नहीं करता कि आप ईस्ट डायरेक्शन को बोल रहे हैं कि वेस्ट डायरेक्शन में बोल रहे हैं। लेकिन कोई इंसान अगर 5 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में डिस्प्लेस हुआ है तो डिपेंड करेगा वो ईस्ट में कितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ में कितना डिस्प्लेस हुआ है, नॉर्थ में कितना डिस्प्लेस हुआ है, वेस्ट में कितना डिस्प्लेस हुआ है, साउथ में, हर के अलोंग इसका अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट? अब जैसे मैंने यहाँ से बताया, ये जब नॉर्थ ईस्ट में डिस्प्लेस कर रहा था तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पे उठ के आ गया ये, ठीक है, इसकी फाइनल पोजीशन, मतलब ये बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ इतना ही दूर है, पहले इतना दूर था, मतलब ईस्ट के अलोंग इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया है। और अगर मैं इसका इस पॉइंट से ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट मानूं तो आप बोल सकते हैं कि ऊपर की तरफ इस इंसान का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है?
इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया है ऊपर की तरफ, ठीक है, जिस पॉइंट में था। तो इसके पास दो डिस्प्लेसमेंट है क्या, एक टुवर्ड्स ईस्ट है और एक टुवर्ड्स नॉर्थ है, ठीक है। तो इस नॉर्थ ईस्ट वेक्टर में ईस्ट का भी एक पार्ट है और नॉर्थ का भी एक पार्ट है डिस्प्लेसमेंट का। बस इसी चीज को हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इस वेक्टर की अगर मैं बात करूं, इस नॉर्थ ईस्ट वाले वेक्टर की बात करूं, तो इसके पास एक कंपोनेंट है अलोंग ईस्ट और एक कंपोनेंट है अलोंग नॉर्थ, राइट, जिससे मिलके ये बन रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे कि ये क्यों दो चीजों से मिलके बन रहा है, राइट। तो ये तो कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को समझाने का था कि ये अलोंग नॉर्थ भी इसका कंपोनेंट है, अलोंग ईस्ट भी इसका कंपोनेंट है। जैसे वेक्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, ये जो सजेशन 2 मिला था इसको, क्या इसका कंपोनेंट अलोंग ईस्ट है ही नहीं। अरे है ही नहीं, इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ईस्ट तो है ही नहीं, क्योंकि जब ये इसका इनिशियल पॉइंट में यहाँ था, फाइनल पॉइंट में यहाँ था, तो ईस्ट के अलोंग तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। तो इस वेक्टर का अलोंग ईस्ट कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब इस वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट अलोंग नॉर्थ है क्या, सिर्फ और सिर्फ ओनली अलोंग नॉर्थ, ठीक है। इसका कंपोनेंट ओनली अलोंग नॉर्थ है, ठीक है। तो इट हैज कंपोनेंट ओनली अलोंग नॉर्थ। सिमिलरली इस वेस्ट वाले का कंपोनेंट अलोंग ईस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका कंपोनेंट है अलोंग वेस्ट ओनली, ठीक है। और अगर ईस्ट में बोलना है तो नेगेटिव क्वांटिटी कर दो, इसका कंपोनेंट -5 किलोमीटर अलोंग ईस्ट, क्योंकि दूर जा रहा है ईस्ट से, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम ईस्ट, राइट। तो ये बात थी जो आप लोगों को समझनी थी कि अलग अलग वेक्टर्स का अलग अलग डायरेक्शन में जो इंफॉर्मेशन होती है वो अलग होती है, उसका जो इफेक्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो डिफरेंट होता है। एंड वेक्टर इज द ओनली क्वांटिटी, ठीक है, जिसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉम्पोनेंट वेक्टर, कि कोई भी एक वेक्टर है स्पेस में, राइट, कोई भी एक वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं ये ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसके पास इधर भी एक कंपोनेंट है और ऊपर भी एक कंपोनेंट है। ये सब बातें हम लोग समझेंगे, अभी समझ में नहीं आएगी, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा अच्छे समझ में आती है। जैसे कोई भी इंसान यहां से इधर डिस्प्लेस हो गया, राइट, कोई भी इंसान यहां से अगर इधर डिस्प्लेस हो गया तो उसने इधर भी थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी ए और ये उसकी फाइनल पोजीशन थी बी, तो उसने इधर भी थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस, और उसने ऊपर भी गया क्या यहाँ से, यस। तो इस वेक्टर का अगर इसको मैं ए वेक्टर बोलूं तो इस वेक्टर का यहाँ भी एक कंपोनेंट है और एक यहाँ भी कंपोनेंट, तो ये दोनों कंपोनेंट जो है इसके अलग अलग एक्सिस के अलोंग वो अलग अलग होते हैं। तो किसी भी वेक्टर्स की, कोई भी वेक्टर्स जो है उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, अलग अलग डायरेक्शन में वो अलग अलग इफेक्ट्स कन्वे करता है, राइट। लेकिन ऐसा स्केलर्स में नहीं होता, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने एक कहानी सुनी, ठीक है, जिससे हम लोगों को पता चला कि एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। वेक्टर जो है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर, ठीक है। तो अगर कोई इंसान नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है तो उसका ईस्ट भी एक कंपोनेंट होगा, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट भी एक, टुवर्ड्स सॉरी नॉर्थ भी एक कंपोनेंट होगा, और अलग अलग डायरेक्शन में उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, राइट। यही कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है कि उस वेक्टर का इफेक्ट एक सर्टेन डायरेक्शन में, जब मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं तो उस वेक्टर का इफेक्ट उस डायरेक्शन में कैसे चेंज होता है। तो जिस भी डायरेक्शन में मुझे कैलकुलेट करना है उस वेक्टर का इफेक्ट या फिर उस वेक्टर का पार्ट, कितना पार्ट है उस डायरेक्शन में, तो उसको मैं उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट बोलता हूँ, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर ऐसे डिस्प्लेस कर रहा था, तो ईस्ट के अलोंग इसका कंपोनेंट इतना था, जो मैंने इस एरो से बनाया था यहां तक, ठीक है, और नॉर्थ के अलोंग इसका कंपोनेंट इतना था, राइट। तो बस यही चीज होती है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कोई भी एक वेक्टर है वो सिर्फ अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता, राइट, उसकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट होती है। स्केलर्स ऐसा बिहेव नहीं करते, तो वही मैंने यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंट नहीं होगा, डिफरेंस होगा बिटवीन वेक्टर्स एंड स्केलर इज दैट वेक्टर्स मीनिंग्स डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ रेफरेंस एक्सिस, और इट कैन बी अंडरस्टूड इन अ डिफरेंट वे दैट इट्स मीनिंग चेंजेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। यही बात मैंने आपको बताई, हर वेक्टर्स की मीनिंग जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। जैसे बट स्केलर्स हैव सेम मीनिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है जो 60 केजी वे करता है, इफ अ मैन वे 60 केजी then its weight remains same irrespective of the north east और साउथ। जैसे वहां पे मैंने अलग अलग डायरेक्शन पे बताया कि वेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन किसी इंसान का है मास विच इज स्केलर, अगर वो 60 केजी है तो मैं बोलूं ईस्ट में है, वेस्ट में, नॉर्थ में, हर जगह वो 60 केजी ही है,
ठीक है। बट इफ दैट सेम मैन डिस्प्लेसेस 6 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन देन इट्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन इज 0। ठीक है, तो वो वही सेम इंसान अगर ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है 6 किलोमीटर, तो मैं बोलूंगा कि उसने ईस्ट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर डिस्प्लेस किया है, लेकिन साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में तो उसका डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो अलग अलग डायरेक्शन में देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन में 0 डिस्प्लेसमेंट, but in each direction there is 6 kilometer displacement. This is the difference between vector and scalar, and this is a very important difference जो शायद ही आपको कोई बताए इतने डीप डेप्थ में कि क्या होता है एक्चुअली कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, राइट। तो ये तो हम लोगों ने सीख लिया कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, बहुत कहानी सीख ली, बहुत ज्ञान ले लिया, राइट। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैसे निकाला जाता है। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हम लोग बताते हैं कैसे निकाला जाता है। इट इज, ठीक है, वेक्टर्स हैव डिफरेंट वैल्यू अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन व्हिच इज टर्म्ड एज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। ठीक है, अब आप देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टू कैलकुलेट कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अगर कैलकुलेट करना है तो हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन प्रिंसिपल का। वी प्रोजेक्ट द वेक्टर इन दैट डायरेक्शन एंड फाइंड इट्स लेंथ प्रोजेक्टेड अलोंग दैट डायरेक्शन। देखिए, इसका मतलब क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में। देखिए, ये कोई एक वेक्टर है, ठीक है, ये कोई एक वेक्टर है, सपोज करते हैं इसको ए वेक्टर बोल देता हूं। अब मुझे चाहिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग, सपोज दिस इज एन एक्स एक्सिस, इसके अलोंग इसका कंपोनेंट कितना होगा इस ए वेक्टर का। ठीक है, इसको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान सकते हैं आप लोग। मान लीजिए एक इंसान यहां से उठ के यहां चला गया, तो मैं बोलूंगा कि इसके अलोंग बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। टुवर्ड्स एक्स एक्सिस इसने कितना मूव किया और टुवर्ड्स वाई एक्सिस इसने कितना मूव किया। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस वेक्टर को प्रोजेक्ट करता हूं इस एक्सिस में। तो प्रोजेक्शन कैसे किया जाता है, देखिए, एक पैरेलल रेस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, पैरेलल रेस, ठीक है, किसके परपेंडिकुलर, जिस एक्सिस के अलोंग उसका प्रोजेक्शन निकालना है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस अलोंग विच प्रोजेक्शन इज नीडेड। ठीक है, प्रोजेक्शन इज टू बी फाउंड आउट, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो उसके परपेंडिकुलर ये रेस मैं प्रोजेक्ट कर दूंगा इस वेक्टर पे। तो ऐसा समझिए, यहाँ पे लाइट मार रहे हैं आप, यहाँ से लाइट की रेज आ रही है, पैरेलल रेज इसके परपेंडिकुलर। ऐसा करते हैं हम लोग, दीवार में आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी स्टिक रख के मैं यहाँ से टॉर्च मारता हूँ तो इसका प्रोजेक्शन बनता है अलग अलग लेंथ पे। जब मैं इस स्टिक को, सपोज दिस इज ए स्टिक, और ये स्टिक का मुझे इस लैपटॉप स्क्रीन पे प्रोजेक्शन चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो वो सीधा जाएगी। वैसे ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो रेज है इसको मैं पैरेलली इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करूंगा तो वो इस हिसाब से जाएंगी, राइट, और यहाँ से इस एक्सिस को परपेंडिकुलर मीट करेंगी और ये शैडो बनाएंगी। दिस इज द शैडो, ठीक है, जो ये बनाएंगी। इसी चीज को, इस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, इसी चीज को इस वेक्टर का, ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बोला जाता है। तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, अगर मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट चाहिए किसी वेक्टर का, तो मैं उस एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल रेज मार दूंगा लाइट, ठीक है, और फिर वहां से जो भी वो शैडो बनेगी उसको उसका प्रोजेक्शन बोल दूंगा, और यही चीज हो जाएगा इसका कंपोनेंट। ठीक है क्या, वेरी इजी, वेरी इजी, निकाल पाना बहुत आसान है। ठीक है, तो इस वेक्टर का, इस ए वेक्टर का मुझे एक कंपोनेंट तो मिल गया, मतलब एक पार्ट मिल गया। अब मुझे दूसरा पार्ट निकालना है इसी वेक्टर का, इस वेक्टर का दूसरा पार्ट निकालना है। सिर्फ इस पार्ट से तो मिलके नहीं बना, कोई और भी पार्ट होगा इसका। तो अगर मैं इस वेक्टर का ए एक्स वेक्टर बोलूं इसको, ठीक है, एक कंपोनेंट इसका मिल गया ए एक्स वेक्टर, तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए एक्स वेक्टर प्लस सम वेक्टर ए टू वेक्टर बोल देता हूं। ठीक है, तो मुझे एक a2 वेक्टर इस ax वेक्टर में ऐड करना है जिससे मुझे a वेक्टर मिल जाए। क्या करना है, इस ax वेक्टर में एक a2 वेक्टर ऐड करना है जिससे मुझे a वेक्टर मिल जाए। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देता हूं, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। अरे लगा देता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा, टेल टू टेल ज्वाइन करूंगा। मुझे ट्रायंगुलर बनाना है इसको और इसको मिला के एक ट्रायंगल बनाना चाहता हूं, तो मुझे अपने आप a2 वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को पता था दो वेक्टर को ऐड करने से जो तीसरा वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर है क्या, और एक वेक्टर तो मुझे एक्स वेक्टर मिल गया। तो जो यहाँ से मैं इन दोनों को, इनका टेल टू टेल ज्वाइन कर दूंगा, ए वेक्टर का और एक्स वेक्टर का। जब मैंने टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया तो ए वेक्टर से हेड की ओर, इसके हेड की ओर जो एक वेक्टर बनेगा वो अपने आप ए टू वेक्टर हो जाए।
तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, तो मैं इस ए वेक्टर को उसके टेल पे ले गया, ऊपर शिफ्ट कर दिया। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, अनटिल अनलेस इसका लेंथ अगर सेम है और इसकी डायरेक्शन सेम है तो ये वेक्टर सेम रहने वाला है। तो इस वेक्टर को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, देखिए, और ऊपर बनाता हूँ ऐसे करके, ये वेक्टर ऊपर शिफ्ट हो गया और ऊपर बन गया ऐसे, सेम वेक्टर। दिस इज ऑल्सो एक्स वेक्टर, क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ भी सेम है, अरे रेक्टेंगल है ये, तो इसकी लेंथ भी सेम है और इसकी डायरेक्शन भी सेम है अलोंग एक्स एक्सिस, तो वेक्टर सेम। वेक्टर के पास बस दो ही चीज होती है, लेंथ और एरोहेड, एरोहेड डायरेक्शन और लेंथ मैग्नीट्यूड, तो वो दोनों सेम है, तो ये वेक्टर सेम है, ठीक है। तो आप देखिए ये ए वेक्टर हो गया, ए एक्स वेक्टर ये हो गया। तब यहां से यहां की ओर जो दूसरा वेक्टर बनेगा, यहां से यहां की ओर, वो मेरा दूसरा वेक्टर हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा भाई, हो जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। तो इस वेक्टर को मैं, मेरा जो दूसरा वेक्टर है वो बोल दूंगा, करेक्ट। यहां से ये दूसरा वेक्टर निकल के आ गया मेरा, और वो ये वाला वेक्टर था, ठीक है। इसको मैं ए वाई वेक्टर बोल देता हूँ, क्योंकि इट इज अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा? अरे ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये तो परपेंडिकुलर ही होगा एक्स एक्सिस के। अरे ऊपर से उठा के लाया है, और मैं जब इसको और इसको ज्वाइन करूंगा तो वो पैरेलल रेस के अलोंग ज्वाइन होगा ना, तो ये ए वाई वेक्टर होगा। तो देखिए ए वेक्टर को मैंने ब्रेक कर दिया ए एक्स वेक्टर में और ए वाई वेक्टर में, ठीक है। इसीलिए कोई भी दो वेक्टर को मैं परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर सकता हूं हमेशा। एनी टू वेक्टर, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड अलोंग टू सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। कैसे? क्योंकि जब मैं ये प्रोजेक्शन फॉल किया था, ठीक है, यहां से, तो वो मैं इसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन फॉल किया था। जो एक वेक्टर आएगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा और दूसरा वेक्टर ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन रेज थी वो इसके परपेंडिकुलर थी क्या। तो जब मैं इसको ऊपर उठा के यहाँ पे छुआऊंगा तो ये दूसरा वेक्टर ए वाई वेक्टर आएगा, वो ऑटोमेटिकली जो पहले वेक्टर के परपेंडिकुलर आ जाएगा, राइट। ये फील आ रही होगी आप लोगों को, क्यों मैं किसी भी वेक्टर को दो सेट ऑफ वेक्टर में ब्रेक कर सकता हूं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसी प्रोसेस को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में ब्रेक करना, ठीक है, सो दैट उन दोनों को ऐड करने से, वो वेक्टर बन जाए, इसी प्रोसेस को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। इसी चीज की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी आप लोगों को दे दी है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। ये देखिए रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, when vectors component are found along two set of perpendicular axes, then this process is called resolution of vector. These two perpendicular component are added up to form the given vector. मैंने आपको बताया वो दोनों component को add करके जो आपका पहला initial vector था वो बनना चाहिए। These two component does not have any component along each other, therefore they represent an information that are completely independent of each other. ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या होता है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं यहाँ पे मूव करता हूँ जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो हम लोगों ने सीख लिया कि किसी भी वेक्टर को मैं दो सेट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स में ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है, और वो दोनों को ऐड करने से वो वेक्टर मिल जाएगा, राइट। और वो मैंने बोला कि वो मैं कैसे करूंगा, बाय प्रोजेक्टिंग, ठीक है। इस वेक्टर का मैं प्रोजेक्शन लूंगा एक एक्सिस के अलाउंग, और ऑटोमेटिकली जो उसका दूसरा कंपोनेंट होगा वो उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा पहले कंपोनेंट से, राइट। और यही दोनों को मैं कंपोनेंट भी बोल सकता हूँ इसका, राइट। कंपोनेंट के बारे में हम लोगों ने सीखा कि किसी भी एक्सिस के अलोंग जो है इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना कंपोनेंट कहलाता है। और हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी भी सीखी कि जो वेक्टर है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा एक स्टेप आगे जाता हूं कि हर वेक्टर को कैसे सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग ब्रेक किया जा सकता है, राइट। वही पुराने क्वेश्चन में अगर मैं आऊं तो ये ए वेक्टर था, ठीक है, इसका मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लिया था, और वो जो कंपोनेंट था, ठीक है, वो ये कंपोनेंट था, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग जब मैं इसका कंपोनेंट लेता हूं तो मैंने इसको परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया, इस वेक्टर को यहां से परपेंडिकुलर रेस फॉल करी और इस तरह से ये प्रोजेक्ट हो गया। तो पहला कंपोनेंट तो मेरे पास ये बन के आ गया, दिस वेक्टर, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जब इस वेक्टर को मैं यहां पे ले जाता हूं तो ये कुछ इस टाइप से बन जाता है, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये रिजल्टेंट वेक्टर है और ये एक इसका एक कंपोनेंट है, तो इसमें मैं अगर कुछ ऐड करूंगा तो ये दूसरा वेक्टर आ जाता है, राइट।
इसी वेक्टर को मैं दूसरे सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट निकालना चाहता हूं। सपोज इसके अलोंग, पहले मैंने इसके अलोंग निकाला था, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग निकाला था। अब मैं एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस के अलोंग निकालता हूं। अगर मैं एक्स डैश को थीटा रोटेट कर सकता हूं तो, ठीक है, तो मैं इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे रेज फॉल कराऊंगा। किसके परपेंडिकुलर? एक्स डैश के परपेंडिकुलर करा देता हूं। देखिए एक्स डैश के परपेंडिकुलर में यहां से रेज फॉल कराया, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर मैंने सारी रेज बनाई और यहां से ये रेज एक्स डैश के परपेंडिकुलर फॉल हो गई। और इसके परपेंडिकुलर जब मैं इसका कंपोनेंट निकालूंगा तो मैं कुछ इस तरह से निकालूंगा, राइट, ये कंपोनेंट आ जाएगा इसका इसके अलावा, ठीक है। अब देखिए ये जो वेक्टर बनेगा इसका इसके अलोंग, वो ये वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर, दिस वेक्टर, इसका पहला, और जो दूसरा वेक्टर बनेगा इसके अलोंग वो इसके परपेंडिकुलर होगा और वो ये वेक्टर बन जाएगा। जब इस वेक्टर को मैं यहाँ पे इसके ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, दूसरा वेक्टर बनाने के लिए, तो आप देखिए मैं जो पहला वेक्टर है इसका वो ये बना लूंगा इस एक्सिस के अलोंग, ये वेक्टर बन जाएगा इसका पहला वेक्टर जो कि इसका प्रोजेक्शन लेने से आया है इस एक्सिस के अलोंग, और दूसरा वेक्टर ऑटोमेटिकली इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा, राइट। तो इसी ए वेक्टर का मैंने पिछले केस में देखा था, वो था ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्रोजेक्शन। अब इसी वेक्टर का मैं यहाँ पे इसको ए एक्स डैश बोल देता हूँ, ए एक्स डैश वेक्टर, और इसको ए वाई डैश वेक्टर बोल देता हूँ। तो ए वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए एक्स डैश वेक्टर प्लस ए वाई डैश वेक्टर, ठीक है। इसी ए एक्स वेक्टर को मैंने ऐसे भी लिख दिया, ए एक्स डैश और ए वाई डैश के फॉर्म में, ठीक है। तो अब आप देखिए सेम वेक्टर जो है मैंने इस एक्सिस के अलोंग भी ब्रेक कर दिया। तो आप कितनी भी एक्सिस बना लीजिए, उसके अलोंग आप परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करके उस वेक्टर का कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और ऑटोमेटिकली जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो पहले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो रेज आपने बनाई थी वो परपेंडिकुलर रेज बनाई थी, राइट। अब इसका जो तीसरा पार्ट एक्सप्लेनेशन का था वो ये था, ठीक है, कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने से फायदा क्या होता है, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकलते हैं, इनका कंपोनेंट एक दूसरे के अलोंग नहीं होता। कहने का मतलब क्या है वो समझते हैं। अब आप देखिए इसका जो ये कंपोनेंट निकला है ए एक्स डैश और ए वाई डैश, या फिर पिछले केस में जो कंपोनेंट निकला था ए एक्स और ए वाई, इनका क्या एक दूसरे के अलोंग कोई कंपोनेंट है क्या? ठीक है, ये ए एक्स वेक्टर और ये ए वाई वेक्टर जो ए वेक्टर मिलके बना रहे थे ना, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, तो क्या इस ए वाई वेक्टर का कोई कंपोनेंट है ए एक्स के अलोंग? अरे नहीं है। अगर मुझे ए वाई वेक्टर, सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये ए वाई वेक्टर था, इसका कंपोनेंट मुझे इसके अलोंग निकालना है, तो मैं यहाँ से पैरेलल रेस बनाऊंगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो एक पॉइंट मिल जाएगा क्या मेरे को यहाँ पे? अरे पॉइंट मिल जाएगा, मतलब पॉइंट की तो कोई लेंथ नहीं होती, तो इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब इस ए वाई वेक्टर का एक्स के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है। और सिमिलरली इस ax का इस y के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है। ये भी देख सकते हैं आप, ax वेक्टर बना दीजिए और ये y एक्सिस है, यहाँ से परपेंडिकुलर रेस फॉल करिए, ये ax वेक्टर था, अब फिर इसको फॉल कराएंगे यहाँ से y एक्सिस के परपेंडिकुलर रेस, तो आप देखेंगे ये एक पॉइंट बन जाएगा। मतलब इस ax वेक्टर का भी इसके अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है क्या? समझ में आ रही बात? इस ax वेक्टर का भी इस ay वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसका सेंस क्या होता है परपेंडिकुलरली ब्रेक करने का, ठीक है, उसका फायदा क्या होता है। देखिए सपोज करते हैं ये एक वेक्टर है जिसको मैंने ऐसे ब्रेक किया, इन दो वेक्टर से मिलके बोला कि ये वेक्टर बन रहा है, बिल्कुल ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए वेक्टर इज फॉर्म्ड बाय a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a वेक्टर इज फॉर्म्ड बाय a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर। अब आप देखिए ये a1 और a2 परपेंडिकुलर तो है नहीं, क्योंकि इनके बीच का ये एंगल है थीटा। अगर मैं बात करूं तो इस a2 वेक्टर का a1 वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट है क्या? मतलब a2 वेक्टर a1 वेक्टर के अलोंग एक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, a2 वेक्टर के पास एक इंफॉर्मेशन है ना इस डायरेक्शन की, a1 वेक्टर के अलोंग की डायरेक्शन की, और वो कितनी इंफॉर्मेशन है? मैं बोलूंगा इस a2 वेक्टर का प्रोजेक्शन आप a1 वेक्टर के अलोंग ले लीजिए, ये a1 वेक्टर की एक्सिस बन जाएगी, और a2 वेक्टर का प्रोजेक्शन हम लोगों ने कैसे सीखा, लाइट रेस फॉल कर दूंगा ऊपर से, पैरेलल राइट रेस,
परपेंडिकुलर टू दिस A1 वेक्टर, तो यहां से इसका प्रोजेक्शन बन जाएगा ये वेक्टर, ये प्रोजेक्शन बन जाएगा और ये नया वेक्टर इस A2 का अलोंग A1 आ जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा A वेक्टर 21। ठीक है, A वेक्टर 21 बोल दूं। A वेक्टर 21 मतलब A2 वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग A1। ठीक है, और ऑटोमेटिकली जो दूसरा वेक्टर होगा इस A2 का, वो ये वेक्टर हो जाएगा क्या? ठीक है, A1 परपेंडिकुलर, ये एक वेक्टर हो जाएगा क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर रेस फॉल करी थी इस A1 वेक्टर से, तो पहला कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा A1 परपेंडिकुलर। अब आप देखिए इस ट्रायंगल में, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं OABC, ठीक है, OAB ट्रायंगल में तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल OAB। ठीक है, ट्रायंगल ABC में देखिए, ट्रायंगल ABC में देखिए, मैं A2 वेक्टर को लिखता हूं ना ऐसा, A2 वेक्टर इज इक्वल्स टू A21 सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग 1 प्लस A1 परपेंडिकुलर वेक्टर, ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अब आप देखिए कि फिर से जो है A2 वेक्टर को अगर मैं यहां पुट करूंगा तो A वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? A वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस A21 वेक्टर, ठीक है, प्लस A1 परपेंडिकुलर वेक्टर। ये फिर से ब्रेक हो गया दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के अलोंग, ये सारे कंपोनेंट A1 वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग है और ये कंपोनेंट A1 से परपेंडिकुलर के अलोंग है, राइट। तो इन दोनों कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक करने का फायदा ये हुआ कि ये दोनों आपस में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं। मतलब इस वेक्टर का जो ये कंपोनेंट है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है और इस कंपोनेंट का इस वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। मैं इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर सकता हूं, सेपरेटली सॉल्व हो जाते हैं। और काइनेमेटिक्स में पता चलेगा इस चीज की इंपॉर्टेंस कि दो चीज अगर सेपरेटली सॉल्व होती है तो कितनी आसान हो जाती है चीजों को विजुअलाइज करना। अगर मैं इसको इस तरह से ब्रेक किया होता, इस तरह से, तो मैं दोनों को सेपरेटली सॉल्व नहीं कर पाता। वो तो A2 वेक्टर का ब्रेकेज था जो मैंने बताया। A वेक्टर को, अगर A वेक्टर को मैं A1 वेक्टर और A2 वेक्टर में ब्रेक करता तो मैं उसको सेपरेटली सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि A2 वेक्टर के पास एक इंफॉर्मेशन है A1 वेक्टर की डायरेक्शन के अलावा। A2 वेक्टर के पास, इस A2 वेक्टर के पास एक इंफॉर्मेशन है A1 वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग, जिसको मैं A21 बोलता हूं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ब्रेक करने से ये दोनों के पास एक दूसरे की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन इसके अलोंग जीरो, इसकी इंफॉर्मेशन इसके अलोंग जीरो, मतलब ये दोनों आपस में सेपरेटली काम करते हैं, राइट। तो ये फायदा होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, दो सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग उसके कंपोनेंट्स ब्रेक करने का, राइट। तो हम लोगों ने कंपोनेंट निकालना सीख लिया, किसी भी एक्सिस के अलोंग किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट हम लोगों ने बोला कि उस वेक्टर को उस एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर दो, जिसके लिए हम लोगों ने पैरेलल रेस फॉल करी थी। ठीक है, जो कि जिस एक्सिस पे हमें प्रोजेक्शन निकालना है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इसको बहुत सारे एग्जांपल से भी हम लोगों ने सीख लिया। अब इस जो वेक्टर आया ना, इस ए वेक्टर की मैं बात करूं, अगर ये ए वेक्टर था, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर इस ए वेक्टर का मैं कंपोनेंट बात करूं जिसको मैंने इस ए एक्स वेक्टर का नाम दिया था, अब इस ए एक्स वेक्टर को निकालना सीखते हैं। इसको निकालेंगे कैसे? ठीक है, इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? तो सपोज करते हैं कि ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल प्रोजेक्ट कर रहा था, राइट। इसका एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा था, तो मैं यहां से एक्स एक्सिस बना लेता हूं। या फिर इसी वेक्टर को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, ठीक है, इसी वेक्टर को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं, ठीक है, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, आप लोगों ने देखा था हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, तो मैं इस वेक्टर को यहां बना देता हूं, इसके टेल मिला के रख देता हूं, और जो दूसरा वेक्टर बन के आएगा मेरे पास, जो इस वेक्टर को कंप्लीट कर रहा होगा, वो ये वाला वेक्टर होगा। ठीक है क्या? ये वाला वेक्टर, राइट। और ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इसको मैंने ए एक्स वेक्टर बोला था और इसको मैंने ए वाई वेक्टर बोला था। अब मुझे इस ए एक्स के लेंथ की जरूरत है। ठीक है, जब मैं इसका लेंथ निकाल लूंगा तो मुझे ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, और जब मैं इसका लेंथ निकाल लूंगा तो ए एक्स ए वाई वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, राइट। डायरेक्शन तो मुझे पता है, इसकी अलोंग एक्स एक्सिस है इस वेक्टर के, और इसकी अलोंग वाई एक्सिस है क्या? ठीक है, ये जो एरो मैं देता हूं ना यहाँ पे कि अलोंग एक्स एक्सिस, वो इसके एरो से आती है। देखिए ये इधर जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स एक्स एक्सिस मूव कर रहा है क्या ये? ठीक है,
ऐसे, और इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया क्या, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाते वक्त y एक्सिस के अलोंग ये ऐसे मूव किया है क्या, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाते वक्त ये वेक्टर y एक्सिस के अलोंग ऐसे मूव किया और x एक्सिस के अलोंग ऐसे मूव किया, इसलिए पहली डायरेक्शन ये हो जाएगी x एक्सिस की, x एक्सिस के अलोंग वेक्टर की, और y एक्सिस के अलोंग की वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी जो मैंने बताई। तो मुझे डायरेक्शन तो पता चल गई, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैंने बताया था वेक्टर में मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ होता है, ठीक है, जो भी रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था वो लेंथ के बराबर होता है। तो मैं इसके लेंथ निकाल लेता हूं, बस इसकी अगर मैं लेंथ निकाल लूं तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, और सिमिलरली मैं इसकी लेंथ निकाल लूं, ठीक है, Ly, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। अब आप देखिए ये वेक्टर, सपोज करते हैं एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन निकालना था, तो एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, यही वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है, तो ये जो लेंथ है Lx, उसको मैं अगर इसको पॉइंट को O बोल दूं, इस पॉइंट को A बोल दूं और इस पॉइंट को B बोल दूं, तो OAB ट्रायंगल में मेरे को Lx लेंथ पता चल जाएगी, एंड Lx लेंथ इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ Ax वेक्टर। तो Lx लेंथ देखिए क्या होगी, ठीक है, ये जो A वेक्टर गिवन था इसका मैग्नीट्यूड मैं A से डिनोट करता हूं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मैं मैग्नीट्यूड को स्केलर वेरिएबल से डिनोट करता हूं और वेक्टर को इसके ऊपर एक एरो बना के डिनोट करता हूं। इसका मतलब A वेक्टर होता है और इसका मतलब A मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, ठीक है क्या। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं A बोल दूं तो इसके अलोंग ये वाला कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो वो A cos थीटा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, A cos थीटा। देखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू, इसी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो cos थीटा इज इक्वल्स टू Ax का मैग्नीट्यूड, जिसको मैंने Lx भी बोला हुआ है, डिवाइडेड बाय A कर दूं क्या, तो Ax का मैग्नीट्यूड मतलब Lx ही है ये, उसकी वैल्यू A cos थीटा हो जाएगी, तो मैं इसको यहां से Ax लिख देता हूं, ठीक है, Ax इज इक्वल्स टू A cos थीटा, मतलब x एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो A cos थीटा, ठीक है। y एक्सिस के अलोंग ay की बात करूं तो उसी ट्रायंगल में मैं sin थीटा बोल दूं क्या, A sin थीटा इज इट्स मैग्नीट्यूड अलोंग y एक्सिस, A sin थीटा, ठीक है, ये वाला जो मैग्नीट्यूड होगा वो A sin थीटा के बराबर होगा, और x एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड होगा वो A cos थीटा के बराबर होगा, राइट। तो इससे आप एक जनरलाइज इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट, किसी भी वेक्टर का अगर मुझे किसी एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है तो उसकी वैल्यू हमेशा A cos थीटा होगी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है, क्या मतलब हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंड जिसपे आपको प्रोजेक्शन निकालना है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। कौन सी दो लाइन से, पहली लाइन तो वो होगी या फिर पहला वेक्टर वो होगा, इसको टू वेक्टर लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, टू वेक्टर, ठीक है, पहला वेक्टर वो होगा जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, और दूसरा वेक्टर जिसके अलोंग कंपोनेंट निकालना है, ठीक है क्या। तो इस तरह से आप हमेशा कंपोनेंट निकाल सकते हैं। देखिए कोई भी वेक्टर आप लोगों को स्पेस में गिवन है, ठीक है, किसी भी के भी अलोंग, किसी भी एक्सिस के अलोंग मुझे इसका कंपोनेंट निकालना है, सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट निकालो, मैं बोलूंगा अगर ये इससे थीटा एंगल बना रहा होगा तो इस एक्सिस के अलोंग निकालने के लिए मैं यहां से एक पैरेलल रेज फॉल कराऊंगा जो कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी, तो यहां से देखिए ये इसका कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा देखिए, अगर इसका मैग्नीट्यूड A था तो आप देखिए इस ट्रायंगल में OAB ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAB में cos थीटा, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग, सपोज इस एक्सिस को मैं सम L एक्सिस बोलता हूं, तो इसके अलोंग इसका मैग्नीट्यूड अगर AL था, ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू AL बाय A, दैट मींस AL इज इक्वल्स टू A cos थीटा, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला बन जाता है, किसी भी एक वेक्टर का अगर मुझे किसी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट चाहिए तो वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैट, ठीक है, और उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा दैट इज AL परपेंडिकुलर, आप A sin थीटा बोल सकते हैं, जो कि ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए,
जिस भी वेक्टर का किसी एक्सिस के अलोंग अगर आपको कंपोनेंट निकालना है तो वो a cos थीटा होगा और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग a sin थीटा होगा। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग a sin थीटा। आज के बाद से ये दोनों चीज को मैं, ठीक है, जनरल टर्म में यूज करूंगा और सीधा बोलूंगा कि इस वेक्टर का कंपोनेंट, ये किसी भी वेक्टर का, इस वेक्टर का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग a cos थीटा होगा। मतलब जिस भी लाइन के अलोंग मैं कंपोनेंट निकालूंगा उससे अगर थीटा एंगल ये फॉर्म कर रहा है तो उस लाइन के अलोंग थीटा होगा और उसके परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग a sin थीटा होगा। राइट, एक एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग इसी के साथ साथ। अ वेक्टर, ठीक है, और 5 मीटर, ठीक है, एक वेक्टर है 5 मीटर का अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, जब भी ऐसे नॉर्थ ईस्ट देता है तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया मेजरिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड मेजरिंग फ्रॉम ईस्ट, ये इसका मतलब इक्वल एंगल होता है। मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट होता है क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का गैप होता है। ठीक है, तो अ वेक्टर 5 मीटर अलोंग नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इज गिवन। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन गिवन है आपको। फाइंड इट्स कंपोनेंट अलोंग ईस्ट एंड नॉर्थ। तो उसी वेक्टर का कंपोनेंट हमें ईस्ट और नॉर्थ के अलोंग निकालना है। ठीक है, तो वेक्टर बना देता हूं मैं। सपोज ये मेरी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एक्सिस है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। इस वेक्टर का आप लोगों को पता है एक वेक्टर गिवन है। सपोज ये वेक्टर मान लेता हूं, ये वेक्टर नॉर्थ ईस्ट के अलोंग है। तो अगर मैं यहां से सेम नॉर्थ बनाऊं और ये ईस्ट बनाऊं, ठीक है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल कितना गिवन है 45 डिग्री। तो अब इस ये 5 मीटर लेंथ का वेक्टर है। ठीक है, लेंथ हमेशा मैग्नीट्यूड बताता है वेक्टर का और डायरेक्शन मैंने नॉर्थ ईस्ट बना दी। अब बोल रहा है इसका मैग्नीट्यूड आप ईस्ट के अलोंग बनाइए। तो ईस्ट के अलोंग मैग्नीट्यूड बनाने के लिए मैं ऊपर से पैरेलल रेज फॉल करा दूं क्या, जो कि ईस्ट के परपेंडिकुलर होगी और वो इसकी शैडो कुछ इस तरह से बनाएगी, ये शैडो बन जाएगी। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर अलोंग ईस्ट, तो ये आ जाएगा, दिस इज द वेक्टर अलोंग ईस्ट। ठीक है, और अलोंग नॉर्थ इसके साथ जो दूसरा वेक्टर ऐड होके ये बनेगा वो ये वेक्टर होगा अलोंग नॉर्थ। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग नॉर्थ और एक अलोंग ईस्ट। ये नॉर्थ कंपोनेंट है और ये ईस्ट कंपोनेंट है इसी वेक्टर का। ठीक है, और मैंने आपको बताया इस वेक्टर का ईस्ट के साथ एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसका 5 cos 45 डिग्री एंगल लेंथ हो जाएगी और इस डायरेक्शन में इसकी 5 sin 45 डिग्री लेंथ हो जाएगी। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो हमें पता है अलोंग नॉर्थ और अलोंग ईस्ट। ठीक है, तो इस वेक्टर को अगर मैं ए वेक्टर बोलूं, ठीक है, तो आप देखिए ए की वैल्यू 5 मीटर है क्या। ठीक है, तो ए अलोंग ईस्ट कंपोनेंट 5 cos 45 डिग्री बोल दीजिए और ए अलोंग नॉर्थ जो कंपोनेंट आएगा वो 5 sin 45 डिग्री बोल दीजिए। तो ये बातें थी जो है आपकी वेक्टर की, जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं। तो मैंने पूरी बात बता दी कंपोनेंट की। ठीक है, और नीचे जो मेरा लिंक है उसमें आप लोगों को इसके और क्वेश्चंस और आज के जो नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। लिंक में मैंने आपको गूगल ड्राइव के लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आपको डेफिनेटली नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इस पूरे लेक्चर में आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की बारे बताई कि कंपोनेंट्स क्या होता है किसी भी वेक्टर का, किसी एक एक्सिस के अलोंग उसका पार्ट या फिर उसके इफेक्ट उस एक्सिस के अलोंग को उसका कंपोनेंट बोलते हैं, उस एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और फिर मैंने आप लोगों को बताया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। राइट, हम किसी भी वेक्टर को दो सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग ड्रैग कर सकते हैं और वो दोनों को ऐड करने से वो रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। राइट, किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग उसको हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। राइट, और वो दोनों को ऐड अप करके हमें नेट वेक्टर मिल जाता है। और ये परपेंडिकुलर क्यों हो जाते हैं मैंने आपको बताया, जब प्रोजेक्शन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम फर्स्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लेते हैं। तो जो दूसरा वेक्टर आता है फर्स्ट वेक्टर के
फर्स्ट वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली उसके परपेंडिकुलर निकल के आता है। राइट, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की मैंने एग्जांपल देके आप लोगों को फील भी दिलाई। ठीक है, नीचे जो लिंक है उसमें आपके वेक्टर्स के, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व करिए। और नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को यूनिट्स वेक्टर के बारे में पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग देखेंगे कि वेक्टर्स को उस यूनिट वेक्टर की मदद से एज एन इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है। कोई भी वेक्टर हो दुनिया का, उसको हम एज ए इक्वेशन लिखना सीखेंगे। राइट, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पढ़ते हैं ना, y = x² + 2x + 3, तो उसी तरह से हम एक इक्वल टू साइन का यूज करके वेक्टर को एज ए इक्वेशन लिखना सीखेंगे यूनिट वेक्टर की मदद से। राइट, और यूनिट वेक्टर की मदद से हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का यूज करेंगे जब हम वेक्टर्स को एज ए इक्वेशन लिखना सीखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नीचे जो दिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आज के लेक्चर के आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे सारे लेक्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में हम वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।